ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्ती कुछ ऐसी ही होती है स्टूडेंट्स। दोस्त ऐसे ही होने चाहिए जो जीवन में हमारे इतने अच्छे उसमें संबंध होने चाहिए कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए आवश्यकता पड़ने पर जान भी दे सके। पर वो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो जीवन में हमें आगे लेके जाए, हमारे सद्गुणों में वृद्धि करे और हमारी अच्छाइयों को देखकर, हमारी वृद्धि को देखकर हमेशा हम खुश होते हों। तो संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी दोस्तों के लिए। ऐसे दोस्त आप बनाते रहिए और जो आपको आगे लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 से 24 चैप्टर नंबर 1 के। तो उस क्वेश्चन को अमल करते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो 24वां है उसमें एक जो मेरे को थोड़ा सा डाउट है उसको मैंने वहाँ उसमें लिया भी है। तो उसमें अगर कोई ज़्यादा जानकारी वाली बात आपके पास हो तो मेरे को ज़रूर बताएं। उसमें एक्चुअल में मेटल प्लेट में धातु की प्लेट दी हुई है क्वेश्चन में, जबकि फॉर्मूला जो है वह अचालक परत का लिया गया है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में अचालक परत का ही डेरिवेशन है। तो उसका जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो लिया गया है, उससे हल किया गया है। जबकि मेरा मानना है कि मेटल प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेना चाहिए। तो उसमें कोई अगर अधिक जानकारी वाली बात है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। वैसे मैंने एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं विभिन्न जगह पर मैंने देखे हुए हैं, उन्हीं को मैंने फॉलो किया है ताकि हम एनसीईआरटी से अलग न जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन 11 से 24। क्वेश्चन हमें करना है एनसीईआरटी का 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आप, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। मतलब ऊन से जब अपन ने रगड़ा और उसके साथ हमने लिया पॉलीथीन को, ठीक है ना, तो ये देखा गया कि ये जो पॉलीथीन है नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब ऊन पॉजिटिव रहेगी नियम के अनुसार। तो इसके ऊपर जो ऋणावेश आता है वो इतने मान का आता है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम के बराबर आता है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या का आकलन कीजिए कि इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ में स्थानांतरित हुए हैं और कितने हुए हैं, एक तो ये ज्ञात करना है। और क्या ऊन से पॉलीथीन में सतही द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, ऐसा हमें बताना है। तो देखो आप ये जानते हैं कि जब दोनों को रगड़ेंगे और इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा इतने मान का, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन कहेंगे किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो हम कहेंगे ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन में जा रहे हैं, क्योंकि उन पे धन आवेश आ रहा है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और इस पे ऋणावेश आ रहा है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं यहाँ पर। आंसर ए, चूंकि पॉलीथीन पर ऋणावेश आता है, ऋणावेश आता है, अतः यहाँ ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया किससे किससे होता है। अब देखो इसमें कितने होते हैं, इसका लिए हमें यूज करना पड़ेगा। चूंकि Q बराबर N होता है, आवेश जब आता है किसी वस्तु पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। N क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्वांटाइजेशन में अपन ने पढ़ा था ये। तो यहाँ पर हम N की वैल्यू इससे निकालेंगे, तो N बराबर हमारे पास हो जाएगा Q/E। तो N की वैल्यू निकालने के लिए हम Q का मतलब है हमारे पास 3 × 10⁻⁷ और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो तो इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर यहाँ 10 इसके साथ चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30/16 तो ये बन जाएगा। और पावर्स को जब अमल करेंगे तो -19 इसमें जाके +19 हो जाएगा, तो 10 की घात 12 ये बन जाएगा। इस तरह से इसको अपन आगे भी हल कर सकते हैं। अगर 16 का भाग दे लें तो हम यहाँ पर एक बार इसको आगे हल करते हैं। 16 का भाग देते हैं 30 में, एक बार जाएगा पहले और बचेगा 14।
फिर आएगा यहाँ पर लगभग 14 मतलब 140 हो जाएगा 10 मिनट लगने के बाद। तो 8 16 128 होता है, 8 16 128, लगभग 1.8 मान लो आप, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली इतनी मात्रा के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, देखो बी वाला, क्या इस प्रक्रिया में सहती द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन जब पॉलीथीन पर जाएंगे, ठीक है ना, तो वो खुद अपना द्रव्यमान भी लेके जाएंगे। इसका मतलब यह द्रव्यमान का भी स्थानांतरण अवश्य ही होगा। तो बस अपने से केवल पूछा है हाँ नाम है, अपने को निकालना नहीं है, तो हम कह देंगे हाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से द्रव्यमान भी पॉलीथीन को स्थानांतरित होगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों कैपिटल ए और कैपिटल बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो देखो मैंने यहाँ पर दो तांबे के गोले ले लिए, दोनों ये, और विद्युत रोधी होने का मतलब है कि ये जमीन से डिस्कनेक्टेड है। तांबा तो वैसे अपन जानते हैं चालक होता है, विद्युत रोधी होता ही नहीं है, पर यह विद्युत रोधी होने का मतलब है कि वह जमीन से डिस्कनेक्टेड है, ऐसा हम मानेंगे। और इनके सेंटर टू सेंटर केंद्रों के बीच की दूरी जो दे रखी है वो r बराबर 50 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके अलावा दोनों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है। तो दोनों पे आवेश एक जैसा ही है, इसको भी मैंने इस पे आवेश Q बराबर 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम लिख दिया, इस पे भी सेम अपन ने ऐसा ही लिख दिया है। अब आपसे कह रहा है कि इनके पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कितना होगा, क्योंकि दोनों पे धन आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो वह बल कितना है। और हमें दिया हुआ है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों कैपिटल ए व बी की त्रिज्याएं नगण्य है, तो इनकी जो रेडियस है वो काफी कम है इस दूरी की तुलना में। तो इसका देखो क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कूलाम का नियम जो लगता है वह केवल पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। तो जब दूरी ज्यादा हो और आवेश बहुत छोटे हों तो हम उन आवेश को पॉइंट चार्ज की भांति मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज की बात इन गोलों को मानकर कूलाम के नियम से बल निकाल सकते हैं। तो देखो यह कूलाम के नियम से अपन निकालेंगे। कूलाम का नियम है, मैंने पहले लिख दिया इस बार, F बराबर K/Q1/Q2 बटा R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 थी, हम जानते हैं। Q1 Q2 चार्ज दोनों ही आ जाएंगे, सेम है, तो 6.5 इंटू 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁷, और नीचे R दूरी, दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो 50 मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा और उसका वर्ग कर दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो वर्ग कर दिया। अब इसके अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको करनी है ये कैलकुलेशन, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन करने पर इसका रिजल्ट इतना आएगा, लगभग 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, मैंने कई बार आपको कैलकुलेशन करके बताई है, इस बार आप करके देखना इस कैलकुलेशन को। तो इतना न्यूटन का बल हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए आप कि एक क्वेश्चन और पूछा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी कर दें, हर गोले पर आवेश को दुगना कर दें और बीच की दूरी को इन्होंने कहा कि आधा कर दें, आधी दूरी कर दी जाए बीच की, तो अब कितना बल हो जाएगा। तो अभी इतना बल है, तो नया बल पूछ रहा है आपसे कि नया बल कितना हो जाएगा अगर ये कंडीशन हम करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन वाले जब सवाल आ जाते हैं, दो स्थितियां बन जाती है कि पहले इतना था बाद में इतना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें समीकरण बना के करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ हल करना है। मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, इस वैल्यू को ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि ये काम आएगी जब हम नया बल निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे पहले प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में अभी मैं वैल्यूज नहीं लूंगा, अभी मैं सिंबल से काम चलाऊंगा, बाद में फाइनल आंसर आने के बाद फिर अपन वैल्यूज भी रख सकते हैं। तो प्रथम स्थिति क्या है, जब दोनों के बीच आवेश एक जैसा है तो K, पहला आवेश भी Q है दूसरा भी Q है, तो KQ² बटा R स्क्वायर। मैं भी मान नहीं रख रहा हूँ, मान भी रख सकता हूँ, मेरे पास मान भी है, पर अपन पहले कंपेरिजन करके बाद का बल निकाल लेते हैं, फिर वहाँ पर मान रखेंगे, तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है उससे हल करना, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब द्वितीय स्थिति क्या है, देखो द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति का मतलब वो क्या चेंज कर रहा है, तो वो चेंज करना क्या चाह रहा है, अपन नया बल F' मान लेते हैं। तो चेंज क्या करना चाह रहा है कि हर आवेश को दुगना कर दिया जाए, तो Q को तो वो 2Q करना चाह रहा है, तो यहाँ 2Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहला आवेश भी 2Q दूसरा भी 2Q,
और दूरी को वो आधा करना चाह रहा है, तो दूरी r है तो आधी दूरी जाएगी r/2, तो r/2 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो देखो ऊपर बनेगा 4k² बटा नीचे बनेगा r² बटा 4। अब ये 4 ऊपर पलट जाएगा तो कुल मिला के बन जाएगा 16k² बटा r²। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से, या 1 में 2 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो जब अपन दोनों को भाग देंगे देखो तो क्या होगा, 2 में 1 का देना, ऐसा करो ऐसे लिख देते हैं अपन समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, कंपेरिजन वाले में भाग देने से बहुत आसानी से रिजल्ट आ जाते हैं। तो हम 2 में 1 का भाग दे रहे हैं, मतलब f डैश में f का भाग देना है हमें। तो f डैश तो ये रहा हमारे पास, f ये रहा। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे देखो तो ये टर्म जो है, ये पूरी टर्म यही है, तो दोनों कट जाएगी और कुल मिला के f डैश बटा f का मान हमारे पास 16 बचेगा। तो नया बल जो f डैश हमारे पास आ गया वो 16f आ गया, मतलब पहले के बल का 16 गुना आ गया जो पहले था। अब पहले बल हमने निकाल चुके हैं अपन, पहले हमने बल निकाला है भी हाल, F बराबर 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन लगभग ये बल था हमारे पास। तो 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² और ये जाएगा न्यूटन में, ठीक है ना। इसको अपन गुणा कर सकते हैं, 5 16 80 हो जाएगा, 8 बचेगा 16, 16 8 24, तो 24.0 गुणा 10⁻² न्यूटन, लगभग में इतना आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स के पीछे के मान छोड़ दिए, तो लगभग इतना आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपका कंपेरिजन वाला क्वेश्चन आए, स्थितियाँ बने क्वेश्चन में कि पहले ये था बाद में ऐसा हो रहा है, तो आप इस तरह से समीकरण बना के उसको हल करो, बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 से जुड़ा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है देखो, मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए और बी साइज में सर्वसम है। जो गोले थे उनको अपन एक जैसा आइडेंटिकल मान लें, तो उन गोलों को मैंने यहाँ दिखा दिया ए और बी, और उन पे आवेश भी बराबर था, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। तो कह रहा है कि जब दोनों पे आवेश बराबर था, क्यों में पिछले क्वेश्चन की बात है, पिछले क्वेश्चन में दोनों पे आवेश बराबर था, तो तीसरा कोई ऐसा गोला है जो निरावेशित है, उदासीन है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ला रहे हैं ए के संपर्क में। संपर्क विधि आप जानते हो चालन विधि कहलाती है। चालन विधि में अगर गोले एक जैसे हों तो दोनों पर आवेश बराबर हो जाता है आवेश के वितरण के बाद, ये हमने पढ़ रखा है, तो इसी चीज़ का यहाँ यूज होएगा। तो पहले तो अपन अनावेशित गोले को ए के संपर्क में ला रहे हैं, और फिर वो कह रहा है कि उसके बाद उसी गोले को जब सी वाला गोला है, इसके बाद जब सी वाले गोले पे कुछ चार्ज आ जाएगा, इसको देखेंगे अपन अभी कितने कितने चार्ज आएंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सी वाले गोले को बाद में फिर बी के संपर्क में लाया जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, दोनों में आवेश का पुनर्वितरण होगा, फिर इन पर नए चार्ज आ जाएंगे। तो आपको बताना है कि अब ए और बी के बीच नया बल क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ए और बी के बीच ए और बी पर आवेश चेंज हो जाएंगे, तो नया बल कितना बन जाएगा। तो वापस हमें यहाँ पर एक तो पहले प्रथम स्थिति का बल निकालना पड़ेगा, और बाद में जो फाइनल कंडीशन दे रहा है वो उसका बल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन कॉल करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए और बी का प्रारंभिक बल निकाल लेता हूँ, फिर बाद में अपन चालन विधि का डिस्कशन करके आवेश निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रारंभिक स्थिति में ए व बी के मध्य बल। तो ए व बी के मध्य का बल निकाले अपन प्रारंभिक स्थिति में, तो F बराबर हो जाएगा KQ² बटा R², क्योंकि दोनों का आवेश एक जैसा है, दोनों के बीच की दूरी को हम R मान लेते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गई। अब पहले हम क्या करते हैं, चालन विधि द्वारा इन पे कितने कितने आवेश होंगे वो ज्ञात करते हैं। तो देखो अपन यहाँ पर पहले ए को सी से टच कराएंगे, तो ए पर तो शुरू में Q आवेश है और सी वाले पे कोई आवेश नहीं है। जब आप टच कराओगे तो बाद का आवेश दोनों पे बराबर हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था, हम लिखेंगे यहाँ पर ए को सी से संपर्क में लाने पर नए आवेश, इन गोलों पर नए आवेश क्या होंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता था, बाद का नया आवेश जो होता था Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। ये फॉर्मूला हमारे पास चालन विधि में होता था। तो इस फॉर्मूले से अगर अपन देखेंगे तो इसको मैं इस नए आवेश को मैं यहाँ Q डैश नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। तो Q डैश बराबर हम निकालेंगे, तो Q1 का मतलब पहले गोले पर आवेश, तो Q1 का मतलब Q हो जाएगा, दूसरे गोले पर आवेश 0 है बटा 2,
तो दोनों पे नए आवेश देखो Q/2 जाएंगे। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी है कि A को C से टच कराने के बाद जब इनको अलग करेंगे तो दोनों पे Q/2 आवेश हो जाएगा। तो हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम C को B से टच कराएंगे। तो B को C के संपर्क में लाने पर गोलों पर नए आवेश, तो फिर संपर्क में लाएंगे B और C को, तो फिर नए आवेश आएंगे। तो यहाँ पर देखो इसको मैं Q डबल डैश मान लेता हूँ। तो Q डबल डैश बराबर वापस जनरल फॉर्मूला यही है, Q1 + Q2 बटा 2। तो अब Q1 की वैल्यू क्या बनेगी, तो B पर आवेश देखो Q है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने B को भी हाथ नहीं लगाया है, तो B पर आवेश अभी Q ही है। तो यहाँ पर Q और C पर आवेश, तो C पर आवेश Q/2 आ चुका था। तो ये Q/2 देखो यहाँ लिखा हुआ है, B पर तो Q और C पर Q/2 आ चुका था, तो हम यहाँ Q/2 ले लेंगे और बटा 2। तो इसको आप हल करोगे तो ये 3Q/4 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि Q में Q/2 जुड़ेगा तो 3Q/2 बटा 2 फिर आएगा, तो 3Q/4। तो दोनों पे नए आवेश हो जाएंगे 3Q/4 और 3Q/4। तो अब देखा जाए तो अब अगर आप देखोगे इस फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल कंडीशन में जो A पर आवेश है वो तो हो गया हमारे पास Q/2, और जो B पर आवेश है वो हो जाएगा 3Q/4, ठीक है ना। तो इनके बीच का बल हमें अब यहाँ पर निकालना है। उस बल को मैं निकालता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे A व B के मध्य नया बल, इसको अपन F' नाम दे देते हैं। तो Q1 का मतलब पहला आवेश, तो पहला आवेश देखो Q/2 है, Q2 का मतलब हो जाएगा 3Q/4 और बटा दोनों के बीच की दूरी R। दूरी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, दूरी तो सेम ही है, ठीक है ना, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इसको जब हम हल करेंगे देखो तो F' कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अपन हल करते हैं तो 3 तो है ही सही, और नीचे 4 दूनी 8 बनेगा, तो 3/8 KQ² बटा R²। और ये जो टर्म है देखो ये फर्स्ट में आ रही है, तो अपन यहाँ या तो समीकरण देके भाग दे लो, या इस टर्म का मान हम सीधा F रख सकते हैं। तो F' हमारे पास आ जाएगा 3/8F। तो जो पहले बल था उसका 3/8 गुना हो जाएगा। अब चाहे इसकी कैलकुलेशन भी अपन कर सकते हैं, 3/8, और पहले जो बल था वो हम जानते हैं 1.5 × 10⁻² लगभग था। तो इसको इससे गुणा करके और इतने न्यूटन का फोर्स यहाँ पर उत्पन्न होगा, ये हमें यहाँ पता लगा है। तो अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें 2 कंसेप्ट उसने मिक्स कर दिए आपके लिए, ठीक है ना। एक तो बलों का कंपैरिजन भी करवा दिया और एक चालन विधि भी इसमें इंक्लूड उसने कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इस चित्र में देखो ये एक धन आवेशित प्लेट है, ये ऋण आवेशित प्लेट है, इसमें 3 पार्टिकल हैं 1 2 3। इनके मोशन को दिखाया गया है कि इस तरह से यहाँ से एंटर करते हैं और इधर बाहर निकल जाते हैं। इस एरिया में विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें एंटर करके और कुछ मात्रा में डिफ्लेक्टेड होकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्यों विस्थापित हो रहा है इसका कारण भी अपन समझेंगे अभी यहाँ पर। तो हमें पूछा जा रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए और इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। आवेश और संहति का मतलब द्रव्यमान, इनका अनुपात अधिकतम है ये बताना है। पहले के लिए अधिकतम है कि दूसरे के लिए अधिकतम है या तीसरे के लिए अधिकतम है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ नहीं दी, डी और यू मैंने बनाए हैं, डी यू और ई मैंने बनाए हैं, ये दिए हुए नहीं थे, आपको समझाने के लिए मैंने पहले से बना के रखे हैं। तो देखो होगा क्या यहाँ पर कि जैसे ये पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ सबके वेग एक जैसे हैं। हालांकि अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मैंने और बुक्स में देखा तो क्वेश्चन में दिया हुआ था वहाँ पर कि सभी समान वेग से प्रवेश करते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ माननी पड़ेगी कि सभी कण इसमें समान वेग से प्रवेश करते हैं। और जैसे वेग से प्रवेश करेंगे इसके बाद क्या होगा कि हम जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र रहेगा, और ये विद्युत क्षेत्र जो है इस तरह से नीचे की ओर होगा, क्योंकि अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। एक विद्युत क्षेत्र इसमें बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो भी ये आवेश है 1 2 3 डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, मतलब ये आवेश है, तो इन पर बल लगेगा और बल लगने के कारण ये विस्थापित हो जाएंगे, अपने मार्ग से भटक जाएंगे।
तो यहाँ पर देखो पहला और दूसरा कण जो है ये प्लस प्लेट की ओर गया है, तो ये दोनों प्लस प्लेट की ओर गए हैं, इसका मतलब दोनों ऋणावेश हैं। तो ये पहला और दूसरा कण को अपन ने लिख दिया कि दोनों ऋणावेश हैं, नेगेटिव और नेगेटिव है, क्योंकि हमसे पूछा गया है तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, तो हमने दोनों के बता दिए। इसके बाद तीसरा कण जो है वह नेगेटिव प्लेट की ओर गया है, इसका मतलब ये खुद धन आवेशित है, तो इसका मतलब तीसरा कण को हमने पॉजिटिव लिख दिया है। तो ये तो हमारे पहले का आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमें बताना है क्यू बाई अधिकतम, क्यू बाई एम अधिकतम किसके लिए है। तो यहाँ पर आपको 11th क्लास का एक कंसेप्ट जो होता था उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ हम द्विविम में गति पढ़ते थे, द्विविम में गति में हम एक्स डायरेक्शन में अलग मोशन समझते थे, वाई डायरेक्शन में अलग मोशन समझते थे, ठीक है ना, या समतल में गति भी से अपन वहाँ कहते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह भी अपन ने वहाँ पढ़ा है द्विविम गति के लिए। थोड़ा सा कंसेप्ट उसका यहाँ काम आएगा, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर जैसे मान लो ये पार्टिकल जब इसमें प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र केवल वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में इन पे कोई बल नहीं लगेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन का जो त्वरण रहेगा वो शून्य रहेगा, एक्स बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब इनका एक्स दिशा में वेग चेंज ही नहीं होगा, ये लगातार एक ही वेग से चलते जाएंगे एक्स दिशा में, क्योंकि बल अगर वाई दिशा में लगेगा तो केवल वाई दिशा में ही इनका वेग चेंज हो सकता है, या वाई दिशा में ही ये विस्थापित होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वाई दिशा में इनका विस्थापन देखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, माना इस दिशा में कणों का वेग u है, आरंभिक वेग u है, और इस दिशा का त्वरण 0 है, तब विद्युत क्षेत्र से कणों को बाहर आने में लगा समय। तो जब ये कण यहाँ से यहाँ तक आएंगे, बाहर आएंगे, तो इनको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटा वेग होता है। तो हम मान लेते हैं कि प्लेट की डिस्टेंस d है, तो d दूरी बाहर आने में u वेग से इनको लगा टाइम t बराबर d बाई यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने x दिशा का कंसेप्ट लगा के इसको ज्ञात कर लिया। त्वरण है ही नहीं, अगर त्वरण होता तो फिर मैं गति की समीकरण लगाता यहाँ पर, ठीक है ना, गति की जो समीकरण होती है न्यूटन की, वो अपन लगा सकते थे। अब y दिशा में जरूर बल लगेगा, देखो y दिशा में बल कैसे लगेगा कि y दिशा में अपन जानते हैं बल F बराबर a में होता है, तो यहाँ पर देखो मैंने एम ए वाई लिखा, मतलब a की जगह ए वाई लिख दिया, F बराबर a में से, और ये बल जो रहेगा वो विद्युत बल के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कणों पर ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत बल लगेगा, ठीक है ना, नीचे की ओर या ऊपर की ओर, उनके नेचर के अनुसार या तो बल नीचे रहेगा या ऊपर की ओर रहेगा। तो यहाँ पर एम ए वाई बराबर क्यू ई जो इक्वेशन है ये ट्रू रहेगी, सत्य रहेगी। इससे हम ए वाई निकाल सकते हैं, वाई दिशा का त्वरण, तो वाई दिशा का त्वरण इससे निकलेगा क्यू ई बटा एम, यहाँ से हम निकालेंगे तो इसको बना के रखेंगे भी, क्यू ई बटा एम निकल जाएगा। अब देखो वाई दिशा में अगर विस्थापन देखें अपन कि वाई दिशा में कितना विस्थापित होंगे, तभी मैं जनरल बना रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कण के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं भी जनरल रूल बना रहा हूँ कि गति का हम द्वितीय समीकरण लगाएं। गति का द्वितीय समीकरण जो होता है न्यूटन का, वो था h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो h की जगह मैंने यहाँ y ले लिया, ठीक है ना, तो y और u आरंभिक वेग 0 है, कि y दिशा के वेग की बात है यहाँ पर, क्योंकि अपन y में समीकरण लगा रहे हैं, तो y में इनके पास आरंभ में कोई वेग नहीं है, केवल एक दिशा में चल रहे थे, तो y का वेग हम 0 रखेंगे, और हाफ ए वाई टी स्क्वायर वाई दिशा का त्वरण, ठीक है ना। तो y दिशा का त्वरण यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्यू ई बटा एम, और टाइम का मान हमारे पास ही आ ही गया, कितने समय में वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये डी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से देखो आप अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो क्यू बाई एम टर्म यहाँ पर आ रही है, और इसमें विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है, स्थिर विद्युत क्षेत्र है, मतलब बदलता नहीं है, तो ई भी कांस्टेंट है, दूरी डी भी कांस्टेंट है, और यू भी नहीं बदलेगा, क्योंकि यू आरंभिक वेग है, और एक दिशा में आरंभिक वेग कभी बदलता भी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है। तो कुल मिला के क्यू बाई एम का मान डिपेंड करता है वाई पर। हमसे क्यू बाई एम अधिकतम पूछा गया है, किसके लिए अधिकतम है, तो हमने देख लिया कि क्यू बाई एम की निर्भरता जो है वो वाई पर है, तो जिसका वाई ज़्यादा होगा उसका ही क्यू बाई एम ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ देख लो कि किसका वाई ज़्यादा नजर आ रहा है आपको, तो सबसे ज़्यादा जो वाई दिशा में डिफ्लेक्शन है, वाई दिशा में सबसे ज़्यादा भटकाव है, वो तीसरे कण का है, ठीक है ना। उससे कम फिर देखा जाए तो तीसरे से थोड़ा कम एक का है, और सबसे कम 2 का है। तो मैंने यहाँ लिख दिया चित्र के अनुसार, y3 सबसे ज़्यादा होगा, मतलब तीसरे कण का विस्थापन सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम जो है सॉरी वो y1 का है, और सबसे कम किसका है, y2 का है। इसी आधार पे हम कह देंगे कि क्यू बाई एम सबसे ज़्यादा जो होगा तीसरे कण का होगा, क्यू बाई एम, इसके बाद फिर 1 का, और फिर क्यू बाई एम 2 का। इस इक्वेशन के अनुसार मैंने वहाँ पर रिजल्ट लिख दिया है। तो कुल मिला के रिजल्ट ये निकला, इसने पूछा किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, तो किसके लिए सबसे ज़्यादा है, तीसरे कण के लिए, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अपन, अर्थात क्यू बाई एम तीसरे, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं, तीसरे कण के लिए अधिकतम होगा, तीसरे कण के लिए अधिकतम होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आप जरूर ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का है हमारे पास। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र एक समान का मतलब यूनिफॉर्म है और वेक्टर फॉर्म दे रखी है। तो आई कैप हमें इसके डायरेक्शन बता रहा है, तो आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में है। तो विद्युत क्षेत्र एक्स डायरेक्शन में है। हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाईजेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इस वर्ग को रखेंगे और इसका जो तल है वो वाईजेड तल के समांतर है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिखा रखी है और ये हमारा वाईजेड तल है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से होता है ये वाईजेड तल। तो इसके समांतर ही हमारा ये वर्ग रखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा तिरछा दिखाई देता है क्योंकि बोर्ड में थोड़ा तिरछा दिखाई देता है क्योंकि बोर्ड 3D नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये इसी के समांतर रखा हुआ है, वाईजेड तल के समांतर, ठीक है। तो फ्लक्स जो होता है हम जानते हैं ई डॉट एस से निकलता है, फाई बराबर ई डॉट एस वेक्टर। तो एस वेक्टर जो है यहाँ पर वो हमें निकालना पड़ेगा। तो एस वेक्टर की पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। तो वाई जेड तल में रखा हुआ है वर्ग आपका, तो हम जानते हैं एस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा तल के लंब होती है। तो जो तल है वर्ग का इसके लंब होगी। तो वर्ग अगर वाई जेड तल में है इसके लंब डायरेक्शन जो आएगी वो एक्स ही आएगी। इसका मतलब एस वेक्टर भी जो होगा वो एक्स दिशा में होगा, मतलब ई की डायरेक्शन में ही होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले जो है एस का मान निकाल लिया। एस का मतलब क्षेत्रफल है यहाँ पर। तो अगर अपन उस क्षेत्रफल का परिमाण निकालें तो वर्ग के लिए होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर इसको लिखा है मैंने। तो ए का मान 10 सेंटीमीटर है, 10 और मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा कर देंगे। फिर इसका वर्ग करेंगे हम। तो 10 × 10⁻² तो बनेगा 10⁻1 और उसका वर्ग करेंगे तो 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ मान रखूँगा इस वैल्यू को हल करने के लिए। वेक्टर फॉर्म से हल कर देता हूँ मैं। तो ई वेक्टर का मान तो हमने रख ही दिया सेम 3 × 10⁻³ आई कैप, और एस वेक्टर का मान रखूंगा मैं 10⁻²। तो इसका परिमाण है इसका, और इसकी डायरेक्शन हमने पता लगाई लिया आई कैप है, एक्स दिशा में ही है, तो पीछे आई कैप रख दिया। अब आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट में केवल जो समान इकाई सदिश होते हैं उनके गुणांक गुणा हो जाते हैं। तो यहाँ वैसे भी जे कैप के कैप के पद तो है ही नहीं, तो केवल आई कैप वाले गुणांक गुणा हो जाएंगे। तो ये इससे गुणा हो जाएगा। तो देखो इससे गुणा कर दिया मैंने, और इसके बाद -2 को 3 के साथ सोल्व करेंगे 10 निकलेगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। तो कुल मिला के 30 वेबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें एक क्वेश्चन है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। दोबारा फिर फ्लक्स पूछा है उसने, इस वर्ग से गुजरने वाला यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है। अब की बार क्या हो रहा है कि अब तल क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण बना रहा है, तल का अभिलंब। तो तल पर अभिलंब का मतलब हो गया एस वेक्टर। तो एस वेक्टर जो है ई वेक्टर से 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखो इस चित्र को मैंने यहाँ दिखाया है, एस वेक्टर जो है वह ई वेक्टर की डायरेक्शन से 60 डिग्री कोण बना रहा है प्रश्न के अनुसार। तो नया फ्लक्स अपन निकाल लेंगे, बी वाला फाई बराबर होता है ई डॉट ए सी होता है। चूंकि अब कोण आ गया तो इसकी ओपन फॉर्म हम ले लेते हैं ई एस कोस थीटा, ठीक। ई का मान हमारे पास है ही सही, परिमाण लेंगे अब यहाँ पर केवल, क्योंकि अपन ने इसके वेक्टर हटा के हमने इसका ओपन फॉर्म ले लिए। तो परिमाण ई का जो है वह है 3 × 10⁻3। एस का परिमाण हमारे पास है 10⁻², और यहाँ थीटा का मान 60 है, तो कोस 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी ऊपर देखो, ये वैल्यू 30 आई थी और इसका मान 1/2 रहेगा। तो कुल मिला के जो बनेगा हमारे पास 30 × 1/2 हो जाएगा, मतलब 15 वेबर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन का मजा लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। प्रश्न 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना फ्लक्स गुजरेगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, देखो पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक विद्युत क्षेत्र जो था वह एक्स दिशा में था, 3 × 10⁻³ आई कैप मान का था, एक्स दिशा में था, मतलब विद्युत क्षेत्र रखा है सब एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब आपको एक घन यहाँ इस तरीके से रखना है कि घन के फलक या घन के पृष्ठ या घन की दीवारें जो रहे वो निर्देशांक तलों के समांतर रहे। जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि जैसे ये एक्स वाई तल है, आपका बोर्ड का तल एक्स वाई तल है। तो ये जो पीछे वाला पृष्ठ है, आप इस घन का देखो, पीछे वाला पृष्ठ OAQB पृष्ठ जो है पीछे वाला है, ठीक है ना। मैं हाथ से बता रहा हूँ, मेरे हाथ से। तो ये जो पृष्ठ है ये एक्स वाई तल में ही है, और इसके जस्ट सामने की जो दीवार है ये CSPR, ये भी क्या है, ये एक्स वाई तल के समांतर है। तो ऐसा ही बाकी के लिए समझना है। ऐसे ये वाला है, जैसे मान लो SAQP, तो ये वाली जो दीवार है
ये इस वाई जेड तल के समांतर है। और ऐसे ही वाई जेड तल में जो एक दीवार है ये COBR, ये खुद वाई जेड तल में स्थित है। तो यह घन इस तरह से बनाया गया है कि इसकी दीवारें जो है या तो निर्देशित तल में ही है या निर्देशित तल के समांतर है। और हमें इस घन से निकलने वाला फ्लक्स बताना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे निकलेगी, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती जाएगी, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा ये हमें बताना है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो रिजल्ट यहाँ बहुत आसान है, क्योंकि आप देखो कि गॉस का नियम यहाँ लग सकता है क्योंकि बंद पृष्ठ है, और गॉस के नियम के अनुसार यहाँ अंदर आवेश होता तो फ्लक्स का मान कुछ होता, पर आप देखो घन के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो टोटल फ्लक्स 0 आने वाला है। तो गॉस के नियम से तो हम बहुत ईजी वे में कह सकते हैं कि फ्लक्स यहाँ 0 रहेगा, टोटल फ्लक्स। टोटल का मतलब छः फलक मिलके, 6 फलकों से मिलके जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो 0 रहेगा। पर यहाँ पर अपन गॉस के नियम से नहीं निकालेंगे, यहाँ पर अपने मूल नियम से निकालेंगे। तो मूल नियम से देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर मैं विभिन्न पृष्ठ ले रहा हूँ, आप देखना पृष्ठ PQBR, पृष्ठ PQBR, ये ऊपर का पृष्ठ है, आप देखो ये ऊपर की दीवारें से। तो इसकी अगर अपन डायरेक्शन देखेंगे, इसका क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर निकलेगा, जो ई वेक्टर के लंब होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये बता रहा है, मतलब ये पृष्ठ, इस पृष्ठ पे क्या हो रहा है, ई वेक्टर लंब है एस वेक्टर के, और जब ई और एस लंब होते हैं तो फाई का मान 0 आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ई डॉट फाई बराबर ई डॉट एस होता है, और डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होता है यदि कोण का मान 90 डिग्री हो। इस पृष्ठ के लिए 0 बनेगा। ऐसे इन 4 पृष्ठों के लिए 0 बनेगा। OACS के लिए भी बनेगा, देखो OACS ये नीचे वाला पृष्ठ है, ठीक है ना, जमीन वाला, तो इसकी डायरेक्शन नीचे जाएगी, तो ये भी ई के लंब आएगा, तो इससे भी निकलने वाला फ्लक्स 0 आएगा। ऐसे ही आप लोगे OAQB, तो OAQB हम लेंगे तो OAQB, तो OAQB जो है पीछे वाली दीवार है, देखो आप OAQB ये पीछे वाली दीवार है, तो उसकी डायरेक्शन जो जाएगी पीछे जाएगी बैग में, इस बोर्ड के तल के पीछे जाएगी, और मतलब इस तरीके से रहेगी, और आपका विद्युत क्षेत्र जो है इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों परस्पर लंब हो जाएंगे, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस तरह से ये लंब हो जाएंगे, तो इसके लिए भी 0 रहेगा। और लास्ट CSPR के लिए भी 0 होगा, CSP और R, ये सामने वाली दीवार है, पीछे वाली दीवार के सामने जो दीवार है, इसकी डायरेक्शन बाहर आएगी, बोर्ड के तल के जस्ट बाहर आएगी, तो ऐसे बाहर आएगी और विद्युत क्षेत्र x दिशा में जाएगा, इसके लिए भी 0 जाएगा। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के बता दिया, समझाने के लिए इतना लंबा समझाना पड़ रहा है, पर शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 2 पृष्ठ और बचे हमारे पास, एक तो बचा ये पीछे वाला पृष्ठ, आप देखो OCRB, ठीक है ना, OCRB पृष्ठ। आप देखो कि इससे जो रेखाएं होगी, इससे जो रेखाएं होगी वह इससे एंटर करेगी अंदर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र x डायरेक्शन में है, तो इस वाली दीवार के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर एंटर करेगी, तो इससे निकलने वाले फ्लक्स को अपन कहेंगे प्रवेशित फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा यहाँ, प्रवेशित होगा OCRB पर, और प्रवेशित फ्लक्स जो आता है वो नेगेटिव आता है। अब कैसे नेगेटिव आएगा, देखो फाई इन मैंने नाम दिया है इसको, फाई इन बराबर होता है E डॉट एस। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा E और S के बीच का वो 180 रहेगा, क्योंकि ये जो पृष्ठ है इसकी डायरेक्शन पीछे की ओर निकलेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये 2 पृष्ठ हैं आपके लिए, जैसे मान लो मेरे हाथ 2 पृष्ठ हैं, तो अगर इसकी डायरेक्शन निकालूंगा तो ये इससे पीछे है तो इसकी डायरेक्शन पीछे आएगी, और ये इसके आगे है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है इस पृष्ठ की पीछे की ओर निकलेगी, और ई वेक्टर जो है हमारा x डायरेक्शन में है, और एस वेक्टर हमारा हो गया नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का कोण 180 बनेगा। तो 180 का कोस 180 का मान -1 होता है, तो जो अंदर फ्लक्स प्रवेश कर रहा है उसका मान -ES हो जाएगा। ऐसे ही एक दीवार अब बची है हमारे पास SAQP, देखो ये मैंने सॉरी इसमें डिफरेंट नाम या नाम उसका थोड़ा क्रम चेंज कर दिया, PQAS। तो इस वाली दीवार के लिए S की डायरेक्शन जो बनेगी वो x डायरेक्शन ही बनेगी, और E भी x डायरेक्शन में है, तो दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगे। तो यहाँ पर फाई आउट हम निकालेंगे, बाहर निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि इस दीवार से फ्लक्स रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो इसको अपन ने नाम दिया है E आउट। तो E आउट का मान आएगा E डॉट एस, और यहाँ कोण अपन ओपन फॉर्म लिखेंगे तो ES cos 0, कोण यहाँ 0 डिग्री रहेगा, तो इसलिए इसका मान बन जाएगा ES, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिला के अगर आप टोटल फ्लक्स देखें तो 4 दीवारों से तो 0 हो ही गया था, इन दोनों दीवारों से निकल रहा है तो इनका भी जोड़ देते हैं। गन से निकलने वाला निकालना है अपने को, तो गन के लिए 6 फलक का जोड़ना पड़ेगा, तो 6 में से 4 का तो 0 हो गया, और 2 का है -ES और +ES, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन -ES और +ES, तो टोटल फाई का मान 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मूल नियम से निकालने में थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, पर रिजल्ट वही है जो गॉस के नियम का है। गॉस का नियम बहुत आसानी से निकाल देता है बंद प्रश्नों के लिए, उसका मान फाई बराबर 0 गॉस के नियम से सीधा ही आ रहा है, और मूल नियम से हमें उसके लिए लंबी प्रक्रिया करके निकालना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छा क्वेश्चन है, आपने ध्यान दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ चुके हैं। 24 क्वेश्चन हमें करने हैं।
धीरे धीरे हम अपने टारगेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10³ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। तो हमें इसके लिए दो आंसर हमें करना है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, और दूसरा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसके सब क्वेश्चन का मतलब देखो ये है कि हमारे पास जैसे एक बॉक्स है, ठीक है ना, और गन की तरह मान लेते हैं बॉक्स को हम, और ये कहना चाह रहा है कि इस बॉक्स से निकलने वाला नेट फ्लक्स, नेट का मतलब होता है सभी पृष्ठों से निकलने वाला, तो सभी पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स इतना है, मतलब फाई की वैल्यू में दे रखी है इसके लिए, फाई बराबर 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये मान हमें दिया हुआ है, इतना फ्लक्स इससे निकल रहा है। तो फ्लक्स निकल रहा है इसका मतलब होगा कि इसके अंदर कोई ना कोई आवेश तो है ही सही, तो उस आवेश का मान हमें बताएंगे, ठीक है ना। आवेश भी हो सकता है और आवेशों का समूह भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा आवेश भी हो सकते हैं। तो चलिए अपन पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो हम यहाँ गाउस के नियम से बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। आंसर ए अपन करते हैं गाउस के नियम से। गाउस का नियम इसलिए लगा सकता हूँ क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। गाउस के नियम से होता है फाई बराबर Q/ε0। दिस इम्प्लाइज Q बराबर अपन देखें तो जाएगा फाई × ε0। तो हम फाई की वैल्यू को, फाई है हमारे पास 8 × 10³ और ε0 होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। तो इनको अपन गुणा करेंगे तो देखो 8 को इससे गुणा करते हैं, 8 × 5 = 40 के 0 4 8 64 68 6 और 70, लगभग ये अपने पास हो जाएगा 70.80 गुणा 10⁻�9 बचेगी, -12 3 -9। तो इतने कूलाम का आवेश है। इसको चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 70.8 नैनो कूलाम। तो इतना आवेश इस घन के अंदर विद्यमान है। अब ये देखो, ये कहना अगली बार क्या कहना चाह रहा है आपसे, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, ये अलग केस ले रहा है। अभी तो पहले तो अपने को फ्लक्स दे रखा था, पर अब कह रहा है कि फ्लक्स 0 है। तो क्या आप इसका मतलब ये निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि भीतर कोई आवेश ही नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो अगर मान लो फ्लक्स 0 होता है तो गाउस का नियम कहता है कि अगर फ्लक्स 0 है तो दो कंडीशन बनती है, या तो वहाँ आवेश ही नहीं है, आवेश नहीं होगा तो कहाँ से विद्युत क्षेत्र आएगा और किस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि सिग्मा Q 0 हो, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है। अपन बी का आंसर करते हैं। देखो आंसर बी, अपन ने पढ़ा है कि फाई बराबर होता है सिग्मा Q/ε0, या फिर होता है Q/ε0। तो अगर फाई का मान 0 है तो या तो आवेश ही नहीं है, Q बराबर 0 हो जाएगा, या फिर आवेश है तो उनका टोटल योग 0 होता है। तो दोनों कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, या तो आवेश ही नहीं है या फिर आवेश है तो उनका टोटल योग 0 है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर, इफ यदि फाई बराबर 0 देन Q बराबर 0 या सिग्मा Q बराबर 0, अर्थात बॉक्स के अंदर आवेश नहीं होगा या आवेश होंगे तो उनका बीजीय योग 0 होगा, उनका टोटल योग 0 होगा। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल तर्क सहित यहाँ पर व्याख्या इस क्वेश्चन की कर दी है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, आपको ये चित्र दिया हुआ है, इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है ये, ठीक है ना। इसके केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। तो ये आवेश जो है 10 माइक्रोकूलाम का है। आप इसको ऐसे माने कि जैसे मान लो मेरे पास ये पुस्तक है, तो इससे ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है।
और इसको वर्ग मान लें आप, ठीक है ना, ये दिखाया जा रहा है, इसको वर्ग मान लें आप, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसी सिचुएशन हमें दे रखी है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्ग से, जो वर्ग यहाँ लिया गया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखो इसके लिए हमारे पास वैसे तो जो तरीका है मेन, वह फाई बराबर ई डॉट एस होता है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा, पर हम उसकी बजाय दूसरा मेथड यूज करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पर गाउस का नियम यूज कर सकते हैं। हालांकि आप पूछोगे कि सर यहाँ गाउस का नियम कैसे लगेगा, यहाँ तो खुला पृष्ठ है, बंद पृष्ठ तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि कुछ इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए यहाँ पर अपन बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये अब मान लेते हैं कि ये एक दीवार है, ठीक है ना, जो अपने कंडीशन दे रखी है उसको हम एक दीवार मान लेते हैं, ठीक है, नीचे का फर्श मान लेते हैं, इसके साइड में इस तरीके से चारों तरफ, ठीक है ना, और ऊपर भी दीवारें खड़ी कर देते हैं इतने ही क्षेत्रफल की, ठीक है ना। इसका मतलब हमें 5 वर्ग और लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, 4 तो दीवार है और एक ऊपर का, तो ये आवेश उसके अंदर आ जाएगा और फिर हम गाउस का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस गाउस के नियम से उस घन से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। तो देखो आप यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये फर्श, ये नीचे वाला है, ये वाला जो आपको इसमें दिख रहा है ये नीचे वाला फर्श मैंने लिया है, और इस कंडीशन को बढ़िया ले सकते हैं। तो हमें यहाँ आवेश देखो इसके सेंटर पे मिल गया, घन के केंद्र पर मिल गया। तो इस घन के लिए मैं गाउस का नियम लगा सकता हूँ, पर हमें घन से निकलने वाला फ्लक्स नहीं निकालना है, उसकी केवल सहायता लेनी है। तो घन से निकलने वाला फ्लक्स अपन निकाल लेंगे और फिर केवल हम इस नीचे वाले फर्श से, इस फर्श को बढ़िया ABCD नाम दे देते हैं समझने के लिए, ABCD। तो यहाँ भी अपन इसको ABCD कह देते हैं, ABCD। तो ABCD से निकलने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों से टोटल जो निकलेगा वो हमारा आ जाएगा घन से निकलने वाला, और फिर हम एक फलक से निकालने के लिए 6 का भाग दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी आपको बताए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं हल। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ आवेश को परिबद्ध करने के लिए, यहाँ आवेश को परिबद्ध करने के लिए अन्य 5 वर्गाकार फलक इस प्रकार लेते हैं कि एक घन का निर्माण हो तथा आवेश घन के अंदर परिबद्ध हो जाए, ठीक है। अतः घन से निर्गत फ्लक्स, अब हम घन से निर्गत फ्लक्स निकाल सकते हैं। घन से निर्गत फ्लक्स गाउस के नियम से। तो यहाँ तो गाउस का नियम नहीं लग सकता था, पर यहाँ लग सकता है, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेटिव मेथड अपन ने निकाल लिया इसको करने का। तो फाई बराबर होता है गाउस के नियम से Q/ε0। तो Q आवेश हमारा है, देखो वहाँ पर 10 माइक्रो कूलम, तो 10 गुणा 10 की घात -6 बटा ε0, तो ये जाएगा 10 की घात -5 बटा ε0। इतना फ्लक्स वेबर में पूरे घन से निकल रहा है। अतः दिए हुए वर्ग ABCD में नाम दे रखा है अपन ने, चित्र में लिख देते हैं। अतः दिए हुए वर्ग ABCD से पारित फ्लक्स, तो वो क्या होगा, 6 फलक है तो 1/6 भाग होगा, तो इसको अपन फाई डैश नाम दे देते हैं। फाई डैश बराबर हो जाएगा 1/6 ऑफ फाई, मतलब इस फाई का 1/6। तो हम लिख देंगे 1/6 10 की घात -5 बटा ε0। अब आप ε0 का मान रख के इसको आगे भी हल कर सकते हैं, या फिर अपन यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। देखो आप, एक घन है, 9 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है, इसके केंद्र पर यह आवेश Q बराबर 2 माइक्रो कूलम स्थित है। इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है।
ठीक है ना। तो पृष्ठ का मतलब हो गया यहाँ पर घन के सब पृष्ठों से बात कर रहा है, या घन से गुजरने वाला फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है गॉस के नियम का। गॉस के नियम से, गॉस का नियम अप्लाई कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बंद पृष्ठ है। तो फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान 2 माइक्रो है, तो 2 इंटू 10⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो इसमें ऐसा करते हैं कि -12 ऊपर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। इसके साथ सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻+6 बचेगा बटा 8.85, और इसका एक शून्य इसको दे देते हैं, तो 20 बटा 8.85 गुणा 10�5। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 2 से ज़्यादा बार से कटेगा ये। तो अप्रोक्सीमेटली आप रियल भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे इसको लगभग 9 मान लें अपन, तो 9 दूनी 18, 2 और 2, लगभग 2.2 गुणा 10⁵ आ जाएगा ये वेबर में। आप रियल कैलकुलेशन आप करके देख लेना, लगभग इतना ही बैठेगा, इससे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से यहाँ पर घन से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसको मैंने पहले सोल्व करके रखा है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स है। तो हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और बिंदु आवेश का मान क्या है। तो देखो सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है और हमने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ बनाया है। इसके कथन के अनुसार इसको मैंने S1 नाम दे दिया, और इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ये है, I बराबर -1.0 गुणा 10⁻³ वेबर। ठीक है ना, ये दे रखा है। यहाँ मैंने इस यूनिट को वेबर भी कह सकता हूँ मैं, तो मैंने उसको शॉर्ट लिखने के लिए वेबर कह दिया है वहाँ पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस पृष्ठ की त्रिज्या को दुगना कर दें हम, जैसे मान लो मैंने दुगनी त्रिज्या का पृष्ठ भी दिखाया है यहाँ पर, दुगना कर दें तो पृष्ठ से अब कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अभी जो S1 से है, S1 से इतना निकल रहा है, तो S2 से कितना निकलेगा अगर बड़ा इसका अपन गाउस से पृष्ठ कर दें। तो आप देखो गाउस का नियम ये कहता है, अपन आंसर करते हैं, गाउस के नियम से पारित फ्लक्स होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस का नियम कहता है कि फ्लक्स में चेंज आएगा जब क्यू में चेंज आए। तो आप अगर यहाँ बड़ी त्रिज्या का गाउस से पृष्ठ बना रहे हो, तो जैसे S1 के अंदर अगर क्यू आवेश परिबद्ध है, तो बड़ी त्रिज्या के गाउस से पृष्ठ के अंदर भी क्यू आवेश ही परिबद्ध है। उसका त्रिज्या मतलब गाउस के नियम में त्रिज्या से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। रिलेशन है तो क्यू से है, तो क्यू का मान तो दोनों के लिए चेंज नहीं हो रहा। S1 के अंदर भी क्यू आवेश है और S2 के अंदर भी क्यू आवेश है। इसका मतलब आप कितना ही बड़ी त्रिज्या का पृष्ठ बना दो, यहाँ पर आपका फ्लक्स में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो अपन ने लिख दिया दुगनी त्रिज्या के गाउस से पृष्ठ के अंदर भी आवेश क्यू ही होगा, अतः फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको जरूर ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु आवेश का मान क्या है। यह आवेश जो रखा है उसका मान क्या है। तो हम जानते थे इस रूल से, Q बराबर बनेगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की वैल्यू मैंने रख दी -1.0 गुणा 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया 8.85 इंटू 10⁻12। इसको अपन हल करेंगे तो इससे गुणा जब होगा तो माइनस के 8.85 और -12 और 3 -9 कूलाम। अब ये माइनस आना ही शो कर रहा है कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो देखो फ्लक्स में भी माइनस था, तो माइनस प्लस का मतलब होता है प्रवेशित फ्लक्स। इसका मतलब रेखा अंदर आ रही है, तो रेखा अंदर तभी आती है जब आवेश नेगेटिव हो। तो हमें क्यू की प्रकृति भी यहाँ पता लग रही है, क्यू अपने आप नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए वो फ्लक्स भी वहाँ नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि नेगेटिव आवेश ही क्या करता है, फ्लक्स रेखाओं को अंदर की ओर लेकर आता है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। तो देखो सिचुएशन को अपन चित्र में देखें तो हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई चालक गोला है, तो गोले पर दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पे फैल जाता है, तो इसका आवेश मैं क्यू मान लेता हूँ कि अज्ञात आवेश क्यू है यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर मान ली मैंने, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर जाओ आप, तो केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो हमें गोले से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि गोला तो केवल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो बाहर किसी बिंदु पर, उसको हमने पी मान लिया, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि गोले पर नेट आवेश कितना है, ये आवेश कितना है हमें निकालना है। तो आपको ध्यान होगा इसका डेरिवेशन अपन ने किया था, चालक गोले का डेरिवेशन गोले कोश की तरह होता है। गोले कोश का डेरिवेशन मैंने बताया था, वहाँ लिखा हुआ भी था कि ये डेरिवेशन चालक गोले के लिए भी अप्लाई होता है। तो बाहर के बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी ई आउट बराबर KQ बटा आर स्क्वायर। एक बिंदुवत आवेश की भांति ही व्यवहार करता है चालक गोला बाहर के बिंदुओं के लिए। तो इसी फॉर्मूले से हम आंसर निकालेंगे। हमें यहाँ Q निकालना है, तो Q के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो Q बराबर हो जाएगा ई आउट इंटू आर स्क्वायर बटा के। आउट का मान हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ आर जो है वह दूरी है, तो आर दूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, प्रेक्षण बिंदु तक की। तो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लेंगे, उसका फिर वर्ग हम कर देंगे, और के की वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10⁹। इन सबको हमें हल करना है। तो देखो कैसे हल करेंगे हम, यहाँ पर 20 को अगर इससे 1.5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। सॉरी, पर यहाँ स्क्वायर भी है, ओनली रुको, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले मैं 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू इसका स्क्वायर करता हूँ, तो इसका 400 गुणा 10⁻⁻4 और बटा 9 गुणा 10⁻9, ऐसा लिख देते हैं अपन। तो अब यहाँ देखो पावर्स को सोल्व करते हैं पहले। तो दो पावर ये है, दो इसकी दो शून्य को अपन 10⁻2 मान लेंगे, 4 को अलग निकाल देंगे। तो 2 3 2 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 10 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 बचेगा, 4 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 10 बचा हुआ है इसको भी गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 बटा 9, और ये इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻⁹ तो लगभग ये हो जाएगा 60 बटा 9। इसको अपन चाहे तो नैनो भी लिख सकते हैं। तो पहले अपन 60 में 9 का भाग दे लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 नाम का 54 होता है, फिर बचेगा 6, फिर 6 नाम का 54, 9 6 54, तो 6.6 लगभग आ जाएगा, और ये पीछे नैनो कूलाम। अप्रोक्सीमेट में इतना आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने वो डेरिवेशन का रिजल्ट याद है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए आप 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो एक गोला है, चालक गोला, और इसका हमें डायमीटर दे रखा है, व्यास, ठीक है ना। व्यास d बराबर कितना है, 2.4 मीटर, और इसके पृष्ठ पर जो पृष्ठावेश घनत्व है सिग्मा, उसका मान है 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये चार्ज है, तभी इसके ऊपर पृष्ठावेश घनत्व आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गोले पर आवेश कितना होगा। तो सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा से हमें आवेश को मान को निकालना है, और एक फ्लक्स भी हमें निकालना है बी वाले में। तो पहले मैं एक आंसर करता हूँ, आंसर ए, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, देखो सिग्मा बराबर होता है Q/A, ये हमने पढ़ रखा है, पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता है। अब हमें Q निकालना है, तो Q के लिए इक्वेशन बनेगी सिग्मा इंटू ए, और ए का मान होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², अगर गोले की त्रिज्या r हो। तो हमारे पास यहाँ डायमीटर है हमारे पास 2.4 मीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी आधी, मतलब 1.2 मीटर। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे सारे। सिग्मा का मान हमारे पास है ही सही है, 80 वाला है, ठीक है ना, 80 रख देंगे। माइक्रो है तो 10⁻⁻6 लगा देंगे, इंटू अब 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14, और आर का मतलब 1.2 का होल स्क्वायर। तो इन सबको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इन सबको सोल्व करेंगे तो लगभग ये हमारे पास आएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻3। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि आपकी अच्छी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर हल करें कूलाम में, लगभग इतना मान ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन और पूछा है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। तो हमें फ्लक्स भी बताना है यहाँ पर। तो फ्लक्स अपन बताते हैं, देखो इसके लिए मैं इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, आंसर बी का करना है। आंसर बी, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। तो हम जानते हैं फाई बराबर होता है Q/ε0।
तो क्यू की वैल्यू भी हाल हमने निकाली 1.44 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वह फ्लक्स का मान आ जाएगा, ये 1.6 इंटू 10⁸ लगभग आएगा, 1.6 इंटू 10⁸ वेबर। इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों के मान हमने निकाल लिए, आवेश का भी निकाल लिया और विद्युत फ्लक्स का भी ज्ञात कर लिया है। कैलकुलेशन आप जरूर करके देखना भाई, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया समय बचाने के लिए यहाँ पर परीक्षा में तो आपको हल करना ही पड़ता है, तो आप खुद अपना पेन जरूर चलाइए, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23। लास्ट 2 क्वेश्चन तो बच रहे हैं हमारे पास, 23वां क्वेश्चन आ चुका है। तो कोई अनंत रेखिक आवेश, अनंत रेखिक आवेश का मतलब होता है जैसे कोई तार पर आवेश हो, ठीक है ना, इस तरह का। अनंत रेखिक आवेश है ये। तो ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि तार पर रेखिक आवेश घनत्व कितना है, मतलब तार के लिए हमसे लेमड़ा का मान पूछ रहा है। रेखिक आवेश घनत्व को हम लेमड़ा से लिखते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं और इसका रिजल्ट आपको याद होगा, E बराबर होता था 2K λ/r। अब हमें लेमड़ा निकालना है, तो लेमड़ा के लिए इक्वेशन बना लो आप, E × r/2K। E की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁴, r दूरी सेंटीमीटर में है 2, इसको मीटर में बदल लेंगे, -2 जाएगा, 10⁻², 2 और K की वैल्यू 9 × 10⁹। तो आप देखो यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है और ऊपर बचेगा +2 और फिर ऊपर से -9 जाएगा, तो नीचे से सॉरी 9 से -9 जाएगा तो -7 बचेगा। तो कुल मिला के 10⁻7 हो जाएगा और लेमड़ा का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। तो इस तरीके से हमने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बहुत आसान सा है, आसानी से हमने लेमड़ा का मान ज्ञात कर लिया है। बोर्ड में ज़्यादातर इसी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टफ लेवल का क्वेश्चन तो कभी कभी आता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 2 बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर व निकट है। आप देखो ये धातु की प्लेटें रखी हुई है, समांतर ऐसे है मेरे हाथ की तरह और बिल्कुल निकट रखी हुई है, और इनके भीतरी फलकों पर, भीतर की साइड जो फलक है, इन पर पृष्ठावेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। मतलब एक अगर धन आवेश है तो दूसरे पर ऋण आवेश है। तो पृष्ठावेश घनत्व के चिन्ह विपरीत होने का मतलब हो गया इस पर प्लस सिग्मा है तो इस पर माइनस सिग्मा है, और इसका मान भी दे रखा है हमें सिग्मा का 17 × 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो परिमाण जो है सिग्मा का वो है 17 × 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का परिमाण परिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने पहले से लिख रखा है, पहली प्लेट का जो बाह्य क्षेत्र है वो रहेगा इस साइड पे, क्योंकि देखो ये तो दोनों के बीच का मिड आ गया, अगर अपन बीच की बात करें तो बीच वाला क्षेत्र हो गया। तो पहली प्लेट का बाह्य क्षेत्र रहेगा लेफ्ट में और दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र रहेगा राइट में। तो ये बिंदु जैसे ए तो हो जाएगा पहली प्लेट का बाह्य क्षेत्र, सी हो जाएगा दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र और बी हो जाएगा दोनों के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना। तो इन तीनों पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र परिकलित करना है। तो सबसे पहले मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, आंसर ए। आप देखिए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो अपन लिखेंगे पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में नेट विद्युत क्षेत्र, तो इसको मैं ए कह दूंगा, यहाँ पर ए बराबर है। अब आप देखो पहले देखो कि ए पर कंडीशन क्या है। ए पर विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो पहली प्लेट के कारण भी होगा और दूसरी प्लेट के कारण भी होगा, तो दोनों की दिशा में देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो ए पर अगर डायरेक्शन देखोगे आप, तो हम जानते हैं धन आवेश का विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है। तो ए बिंदु पर धन आवेश का विद्युत क्षेत्र इस प्लेट से दूर आएगा, मतलब लेफ्ट में आएगा, और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र उस ऋणावेश की ओर होता है। तो ए बिंदु जो है वो ऋणावेश के लिए उधर की ओर विद्युत क्षेत्र रखेगा, मतलब राइट में रखेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप परीक्षण आवेश रख के देख लो, सबसे सिंपल तरीका ये है, उससे फटाफट पता लग जाता है अपने को। तो यहाँ अगर परीक्षण आवेश में रख दूँ
तो पली प्लेट के कारण तो परीक्षण धनावेश रहेगा, तो पली प्लेट के कारण तो वह प्रतिकर्षित होकर इधर लेफ्ट में चलेगा, और दूसरी प्लेट माइनस आवेशित है तो उसकी ओर आकर्षित होगा, मतलब राइट में चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो तरह के विद्युत क्षेत्र हैं, फर्स्ट के कारण तो लेफ्ट में जाएगा और सेकंड के कारण राइट में जाएगा। तो हम नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ई ए बराबर ये हो जाएगा ई फर्स्ट माइनस ई सेकेंड। अब यहाँ बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, जो भी होगा उसका चिन्ह अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इनके मान रखने हैं, तो किसी प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी की बुक के अनुसार, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एक पृष्ठ के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि यहाँ प्लेट मेटल वाली है तो मेटल प्लेट के लिए अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लेते हैं, पर यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने को भीतरी पृष्ठ के लिए ही लेना है ओनली, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपन लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अपन जो ई की वैल्यू है ई बराबर मानेंगे हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के लिए, एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। इस पर प्रश्न करें तो माइनस में है, पर मैंने बताया था कि हम विद्युत क्षेत्र को जब परिमाण के रूप में सदिश राशियों के न्यूमेरिकल जब अपन परिमाण के रूप में हल करते हैं तो उसमें चिन्ह नहीं रखते हैं, चिन्ह अपने आप निकल के आ जाता है, या मैनुअली अपन डायरेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ देखो मैंने सिग्मा के चिन्ह रखे हैं, अब दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगा, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत भी नहीं है। ये ए पॉइंट के लिए हो गया हमारा। ऐसे ही फिर हम आंसर करते हैं बी का, तो ये हो जाएगा दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में नेट विद्युत क्षेत्र। तो दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र सी बिंदु पर है, तो सी बिंदु पर क्या होगा देखो, सी पर अगर अपन परीक्षण आवेश रख दें तो इस प्लेट के कारण तो वह परीक्षण आवेश दाईं ओर जाएगा क्योंकि इससे प्रतिकर्षित होगा, और ऋणावेश के कारण बिंदु सी पर रखा आवेश इसकी ओर खींचेगा। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट का तो रहेगा दाईं ओर और सेकंड का रहेगा बाईं ओर। तो नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा ई सी वो आ जाएगा ई सेकंड माइनस ई फर्स्ट, और ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0 हमें प्राप्त होगा। तो दो के आंसर हमारे पास हो गए। अब चलते हैं अपन तीसरे वाले की ओर, ठीक है ना। अब आप देखिए तीसरे का आंसर करते हैं ना सी का, तो हमें लेना है बी पॉइंट पे, बीच में मिड में, तो हम लिखेंगे बिंदु बी पर ई बी कितना आएगा देखो, ई बी बराबर, तो बी के लिए भी हम चित्र बनाते हैं। तो आप देखो बी पर अगर अपन परीक्षण आवेश रख दें तो इस प्लेट के कारण वो धनावेश प्रतिकर्षित होकर दाईं ओर जाएगा, और ऋणावेश वाली जो प्लेट है तो यहाँ धनावेश रखा हुआ है तो वो इस प्लेट के कारण भी इससे आकर्षित होकर दाईं ओर ही जाएगा क्योंकि दोनों की प्रकृति अपोजिट हो गई। तो कुल मिला के बी पर विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, फर्स्ट प्लेट का हो चाहे सेकंड प्लेट का हो। तो यहाँ नेट विद्युत क्षेत्र में हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन हो गई, और नेट विद्युत क्षेत्र राइट डायरेक्शन में जाएगा। इनकी वैल्यू अगर अपन लेते हैं अभी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 17 गुणा 10 की घात -22, और ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये 8.85 लगभग इसको 2 बार मान लो, अप्रोक्सीमेट 2 बार मान लेते हैं, इतनी बार काटेगा, और ये -10 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और डायरेक्शन इसकी राइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल हमारे 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग पूरा ध्यान से इन क्वेश्चन को करना, ठीक है ना। इससे आपकी न्यूमेरिकल पावर बढ़ेगी। जनरल स्टूडेंट न्यूमेरिकल में पीछे रहता है, थ्योरी तो फिर भी पढ़ लेता है। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक नया वीडियो और लेके आऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कंपटीशन कॉर्नर भी स्ट्रॉन्ग हो। तो एक मैं नीट और IIT के क्वेश्चन के लिए भी वीडियो लाना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है पर मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।